गुड इवनिंग बच्चों। रीड मैथ चैलेंज में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की प्रश्नावली जो 4 थी वो उसका नाम है सरल समीकरण। देखो सरल समीकरण होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो चर होता है और अचर होता है और उसके इक्वल टू मतलब जो भी संख्या दे रखी है उसको संतुष्ट करना होता है। जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर 1 है, उसमें टेबल दे रखी है, एक सरल समीकरण दे रखी है, यहाँ पे चर का मान दे रखा है, क्योंकि चर किसको बोलते हैं यहाँ पे, जो एक्स वगैरह मतलब अंग्रेजी के एबीसीडी में कुछ भी आ सकता है चर के अंदर। तो यहाँ पे एक्स आ रहा है तो ये यहाँ पे चर है तो उसका मान दे रखा है और हमें क्या बोल रहा है कि इसका मान इसमें रखते हैं तो ये संतुष्ट होती है या नहीं होती है, हमें हाँ ना में जवाब देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो समीकरण दे रखी है उसके अंदर एक्स का मान रखना है। तो यहाँ पे x का मान 3 दे रखा है तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। देखिए मैं x की जगह 3 रखता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ। उसके बाद देखो ये x है उसकी जगह मैं 3 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ तो प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 बराबर 0। तो इसका मतलब बराबर का मतलब क्या होता है कि संख्या क्या होती है बराबर में, क्या 0 और 6 बराबर है, 0 और 6 यदि बराबर होते तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाते, लेकिन 0 और 6 बराबर नहीं होते हमें भी पता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं। पहले का आंसर क्या आएगा, नहीं। उसी प्रकार जो यही समीकरण है उसमें मान दे रखा है क्या, x बराबर 0। तो x का मान क्या रखना है यहाँ पे 0, देखो x प्लस 3 है तो यहाँ पे x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 0 प्लस 3 बराबर 0। तो देखो कि क्या आ रहा है यहाँ पे 3 बराबर 0। अब देखो क्या 3 और 0 बराबर है, नहीं है यहाँ पे भी, तो इसका मैं क्या लिखूँगा, नहीं। ये भी क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। उसके बाद देखो x प्लस 3 बराबर क्या दे रखा है 0 और x का मान क्या दे रखा है माइनस का 3। तो यहाँ पे मैं x की जगह माइनस का 3 रख रहा हूँ, तो माइनस का 3 मैं x की जगह रख दिया, प्लस 3 बराबर क्या है 0। अब देखो माइनस 3 में प्लस का 3 जोड़ता हूँ तो क्या आता है, मान 0 आएगा और 0 बराबर क्या 0। अब देखो क्या दोनों तरफ से बराबर हो गया, जी बिल्कुल ये दोनों तरफ से बराबर हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ। तो मैंने यहाँ हाँ बोल दिया यहाँ पे, यानी ये समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करती है। उसके बाद देखो x माइनस 7 बराबर 1 दे रखा है और x बराबर क्या मान रखना है, यहाँ पे 7 रखना है। तो x की जगह मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ, 7 माइनस 7 बराबर 1। अब देखो 7 में 7 क्या, तो 0, 0 बराबर 1। अब देखो क्या 0 और 1 बराबर है, नहीं है, मैं भी पता है। तो इसका मान क्या रखूँगा, यहाँ पे नहीं लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ नहीं। अब देखो उसके बाद में x माइनस 7 यही समीकरण है, बराबर 1 है तो x बराबर 8 रखना है। तो x की जगह 8 रख दिया, माइनस 7 बराबर 1। अब देखो 8 में से 7 गया तो 1 और 1 बराबर 1, तो 1 और 1 बराबर होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, हाँ। उसके बाद देखो 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। तो यहाँ पे x का मान दे रखा है 0, 5 और माइनस 5। तो देखो सबसे पहले 5 गुणा 0 बराबर कितना होगा 25, तो क्या आया 0 बराबर 25, जो कि क्या है बराबर नहीं है, हमें पता है। अब x की जगह 5 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 5 गुणा 5 बराबर क्या आएगा 25, तो 25 बराबर क्या आएगा 25। तो ये बराबर दिख रहा है, तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ऊपर वाला तो क्या करता है, नहीं करता है, और नीचे वाला हाँ, इसका जवाब हाँ जाएगा। उसके बाद देखो इसी में x बराबर -5 रखना है मेरे को, तो x की जगह मैं यहाँ पे -5 रख रहा हूँ, 5 गुणा माइनस का 5 बराबर 25। तो 5 को -5 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा और बराबर कितना 25। तो ये दोनों क्या बराबर है, बिल्कुल ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे मान आएगा नहीं, ये समीकरण संतुष्ट नहीं करता। उसके बाद देखो ये दे रखा है m/3 बराबर 2, तो यहाँ पे मान रखना है हमें माइनस का 6, तो माइनस का 6 मान रखना है m की जगह, तो माइनस का 6 रख दिया, नीचे कितना है 2 बराबर 3। अब इसको हल करते हैं, माइनस के 6 में 2 का भाग देता हूँ, क्या आएगा माइनस का 3 बराबर 3। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है ये दोनों बराबर, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नहीं। अब देखो m का मान 0 रखना है, यानी 0/2 बराबर 3, तो कितना आएगा 0 बराबर 3। तो इसको मैं क्या जवाब आएगा नहीं। अब इसके बाद देखो m/3 बराबर 2 है, m बराबर 6 है, तो 6/2 बराबर 3, तो इसका मान क्या आएगा 3 बराबर 3। अब देखो क्या 3 और 3 बराबर है, बिल्कुल 3 के बराबर 3 ही होता है, तो यहाँ पे देखो इसका मान क्या आएगा हाँ। देखो ये तो हो गया हमारा जो प्रश्न नंबर 1, उसके अंदर क्या दे रखा है, सरल समीकरण दे रखा है और उस चर का मान दे रखा है, इनको रखना है और पता करना है ये संतुष्ट करते हैं नहीं। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे।
तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है उसके अंदर है ना हमें समीकरण दे रखे हैं, यहाँ पे 6 समीकरण दे रखे हैं और क्या दे रखा है कि इन समीकरणों में जो मान दे रखा है कोष्टक के अंदर वो इन समीकरणों को संतुष्ट करते हैं नहीं। मुझे पता आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, क्या करें पड़ोस में डीजे बज रहा है, उसको तो बंद करवा नहीं सकते, लेकिन हमारी क्लास तो कंटिन्यू रखना है क्योंकि हमें तो पढ़ना है, तो पढ़ाई में ध्यान लगाना है आपको। n+5 बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे 19, तो n बराबर 1 है, तो यहाँ पे n का मान कितना रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, तो n का मान मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ और 5 ऐसे के ऐसे बराबर क्या 19। या देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल n की जगह 1 रखा है क्योंकि यहाँ पे n बराबर 1 दे रखा था ना, तो 5 और 1 कितना होता है 6 होता है, और 6 बराबर क्या होता है 19। तो देखो प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं नहीं, तो इसका जवाब क्या आएगा, समीकरण संतुष्ट नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये जवाब देना है अपने को। इसके बाद देखो यहाँ पे n बराबर माइनस का 2 दे रखा है और ये मान रखना है, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 गुणा माइनस का 2, n की जगह केवल मान रखना है n का, और प्लस 5 बराबर क्या आएगा 19। देखो 7 दूनी 14 माइनस के 14 प्लस 5 बराबर क्या आएगा 19। देखो 14 में 5 क्या है तो ये बचेगा माइनस का 9 बराबर 19। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लिखे आएगा नहीं। ये लाइन आप लिख लेना, बाकी सेम जैसे समीकरण संतुष्ट, चलो मैं लिख देता हूँ, समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये देखो मैं लिख दिया। उसके बाद देखो 7n+5 बराबर 19 दे रखा है, n का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं n का मान 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे n बराबर 2 लिखना है केवल, तो n बराबर 2 प्लस 5 बराबर क्या आएगा 19। 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 प्लस 5 बराबर 19। अब देखो 14 और 5 19 होते हैं, और 19 बराबर 19। देखो केवल n की जगह 2 रखा, 7 दूनी 14 प्लस 5 बराबर 19 और 19 बराबर 19, तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण n बराबर 2 के लिए समीकरण क्या है संतुष्ट है, n बराबर 2 के लिए समीकरण संतुष्ट है। चलो उसके बाद देखो डी नंबर पे दे रखा है, p का मान क्या रखना है, यहाँ पे 1 रखना है, तो p का मान 1 रखना, तो यहाँ पे 4 दे रखा है पहले तो गुणा में, और p का मान 1 रख दिया, -3 बराबर 13। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 -3 बराबर 13, तो 1 बराबर 13। ये दोनों क्या बराबर है, बिल्कुल ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये लिखना है। उसके बाद देखो 4p - 3 बराबर 13, p बराबर माइनस का 4 रखना है यहाँ पे, 4 गुणा माइनस का 4 फिर माइनस का 3 बराबर 13। अब देखो केवल p की जगह ये p बराबर -4 दे रखा, वो रखा है मैंने, तो 4 तो कितना होता है 16, तो ये हो गया माइनस का 16 और माइनस का 3 बराबर कितना आएगा 13। उसकी बजाय को 16 में ये दोनों माइनस के तो क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 19 बराबर 13। क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण संतुष्ट नहीं है। आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा, ये पूरा करना लिखना पड़ेगा आपको, समीकरण संतुष्ट नहीं है। उसके बाद देखो p बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है, p का मान मैं अभी 0 रख रहा हूँ, 4 गुणा 0 -3 बराबर क्या आएगा 13, तो 4 को 0 से गुणा किया तो 0 -3 बराबर 13, और 0 में माइनस का 3 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे -3 बराबर 13, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, p बराबर 0 के लिए भी समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कुछ नहीं करना है, आपको जो मान दे रखा है ना वो मान रखना है, और बस हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे पूरा होता है। जो आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे पर्यटन और मूल विधि के द्वारा जो समीकरण दिए हुए हैं उनको आपको हल करना है। अब देखो पर्यटन और मूल विधि क्या होती है कि पर्यटन मतलब हमें कोशिश करनी है, यदि गलत हो जाए तो भी ठीक है, यदि सही हो जाए तो फिर अपना आंसर आ ही जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो चर होता है, ये चर संख्या यहाँ पे p दे रखी है, वहाँ पे m दे रखा है, इनको चर ही बोलते हैं, इनका मान रखना है हमें। सबसे पहले मैं रखता हूँ यहाँ पे p बराबर 1 से रखते हुए चलते हैं हम लोग, तो इनका मान निकालते हैं। सबसे पहले जैसे p बराबर मैंने 1 रखा, p बराबर 1 से लिख दिया। अब देखो 5 1 + 2 बराबर क्या आएगा 17, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 + 2 बराबर कितना आएगा 17, 5 और 2 कितना होता है 7 बराबर 17। देखो p बराबर 1 के लिए संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं p बराबर 2 से, p बराबर 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो p बराबर 2 देखो 5 2
प्लस 2 बराबर कितना आएगा 17। 5 दूनी कितना होता है 10 प्लस 2 बराबर 17 और 12 बराबर क्या आएगा 17। तो इससे भी ये दोनों भी क्या है बराबर नहीं आ रहे हैं। तो अब देखो इसके बाद p बराबर 3 रख रहा हूँ, p बराबर 3। तो p बराबर 3 रखने पर देखो 5 को गुणा करना है किससे 3 से, प्लस कितना जोड़ना है 2 बराबर 17, 5 3 15 प्लस 2 बराबर 17, 15 और 2 17 बराबर 17। अब देखो बराबर आ गए दोनों मान। तो इसका मतलब क्या है p बराबर p का मान क्या होगा 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे p बराबर 3 के लिए समीकरण को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समीकरण संतुष्ट है। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं p बराबर 3 के लिए समीकरण क्या होगी संतुष्ट होगी। अब देखो उसी प्रकार जैसे मान रखा है इसमें वैसे ही हमें m का मान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m बराबर 1 से m का मान क्या रखना है, सबसे पहले 1 रखना है, 3 1 माइनस 14 बराबर 4। यहीं पे आगे हल कर रहा हूँ मैं ऐसे तीर का निशान लगा के। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 माइनस 14 बराबर 4। 3 में से 14 गया तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 11 बराबर 4। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये से m बराबर 1 तो इसका हल नहीं होगा। तो चलते हैं m बराबर 2 रखते हैं, m बराबर 2 से। जब m बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 को किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है और माइनस 14 बराबर कितना आएगा 4। तो 3 दूनी कितना होता है 6। देखो 6 माइनस 14 बराबर कितना 4। अब 14 में 6 गया तो माइनस का 8 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है नहीं है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे m बराबर 3 से। तो 3 से लिखेंगे 3 माइनस 14 बराबर कितना 4। 3 से कितना होता है 9 और 9 में से 14 गया तो कितना होगा 4। देखो कितना हो गया 9 माइनस 14 बराबर 4। अब देखो 9 में से 14 घटाया तो यहाँ पे कितना बच रहा है माइनस का 5 बराबर कितना 4। क्या ये दोनों बराबर है, यहाँ भी बराबर नहीं हुई। चलिए इससे आगे चलते हैं। m बराबर मैं करता हूँ यहाँ पे 4 से, m बराबर 4 से। m बराबर 4 से देखते हैं यहाँ पे तो क्या लिखूँगा, m का मान क्या लिखना है यहाँ पे 4 लिखना है। तो 3 और 4 बराबर माइनस 14 बराबर कितना आएगा 4। देखो 4 से कितना होता है 12 माइनस 14 बराबर कितना 4। अब देखो 12 में 14 गया तो माइनस का 2 बराबर कितना 4। क्या बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल अब भी बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो m बराबर कितना लिखेंगे 5 से। देखो तभी तो इस विधि का नाम क्या निकाला है यहाँ पे प्रयत्न और भूल विधि। हमें कोशिश करनी है और मान निकालना है ना। अब देखो m बराबर 5 है ना, तो 3 को किससे गुणा करना है 5 से, माइनस 14 बराबर कितना। देखो 5 से कितना होता है 15 और 15 में से 14 गया तो यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं हम लोग बराबर कितना 4 है। 15 में से 14 बराबर 4 और 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 बराबर 4। क्या 1 बराबर 4 है, ये भी बराबर नहीं है। तो देखो m बराबर लिखते हैं यहाँ पीछे। जब तक मान नहीं निकल जाता तब तक मान रखना है हमें m बराबर 6 से। तो 3 गुणा 6 माइनस 14 बराबर कितना 4। तो 36 कितना होता है 18 माइनस 14 बराबर 4। 18 में से 14 गया तो 4 बराबर 4। अब देखो यहाँ पे 4 और 4 क्या आ रहे हैं बराबर में आ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा m बराबर 6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आपको अब पता ही है, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया। m बराबर 6 समीकरण को संतुष्ट करता है। m बराबर 6 क्या करता है समीकरण को संतुष्ट करता है। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए जो आपकी किताब है मैंने यहाँ पे जो प्रश्नावली 4.1 चल रही है हमारी सरल समीकरण, उसमें देखो पहला दूसरा तीसरा प्रश्न हो गया, लेकिन चौथा प्रश्न में देखो कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम को क्या बनाना है, खतन दे रखे उनका समीकरण बनाना है। तो आप लोग खतन नंबर 1 है ना, उसको ध्यान से मैं देखो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। खतन नंबर 1 क्या दे रखा, संख्या x और 4 का योग क्या है 7 है। अब योग का अर्थ क्या होता है आपको पता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना है x और 4 का, यानी x और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x और 4 का योग क्या है 9 है। तो देखो ये समीकरण बन गई। बस यही करना है, इनको पढ़ना है और बनाना है। देखो अब इसमें मैं दूसरा बना रहा हूँ। दूसरे में क्या दे रखा है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो देखो y में से 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर आ गया। उसके बाद देखो तीसरा पढ़ते हैं खतन। a का 10 गुणा क्या है 70। a का कितना गुणा, a गुणा 10 बराबर क्या आएगा 70। तो देखो ये हमारा तीसरा भी हो गया। बिल्कुल सरल है, एकदम इजी से इजी प्रश्न तो आपको पूरी किताब में ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो अब देखो तो हमारा चौथा नंबर का देखते हैं।
तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, यानी b में किसका भाग देना है, 5 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो ये समीकरण बन गया हमारा। अब चलते हैं 5 पे। 5वां देखो क्या है, जो 5वां t का 3/4 15 है। देखो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। तो t का जो t है उसका क्या 3/4 क्या है 15। टी का क्या है 3/4 15 है। तो ये हमारा समीकरण हो गया। इसी प्रकार जी को छठे में चलते हैं। छठे में क्या देगा, m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो m का तो कितना गुणा 7 गुणा और 7 का योगफल कितना है 77 है। देखा m को 7 से गुणा किया तो 7m + 7 बराबर कितना आएगा 77। ये आ गया अपना समीकरण। ये 6 हो गए। इसके बाद देखो मैं 7वें में चल रहा हूँ। अब 7 उसमें क्या दे रखा है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। देखो एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x उसकी भी चौथाई यानी x/4 ऋण क्या दे रखा है यहाँ पे 4। ऋण का मतलब क्या होता है घटाना। तो ऋण 4 बराबर आपको क्या देता है 4 ही देता है। तो ये समीकरण बन गई हमारी। इसी प्रकार 8वें कथन में चलते हैं। हमारे 8वां कथन है, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटा दे, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होगा। यदि आप y के 6 गुणे में से, यानी y को 6 गुणा कितना होगा 6 से गुणा कर देंगे, में से कितना घटाना है 6, तो क्या प्राप्त होगा हमको 60 प्राप्त होगा। क्या दे रखा है, यदि आप y के 6 गुणे में से 6 घटाए तो क्या प्राप्त होगा 60। तो यहाँ पे आ गया 6y - 6 बराबर कितना आ गया 60। ये लो। उसके बाद देखो हमारा जो 8वें के बाद में 9वां कथन, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होगा। यानी आप z के 1/3, z का 1/3 कितना होता है, z को 1/3 से गुणा कर दो। z को 1/3 से गुणा कर दिया, z के 1/3 में से 3 जोड़े, z के 1/3 में से क्या जोड़ना है 3 जोड़ने हैं। तो क्या प्राप्त होगा अपने को 30 प्राप्त होगा। ये देखो 30 लिख दिया। उसके बाद देखो 1/3 में 30 प्राप्त होगा, तो इसको देखो हम लोग और भी हल कर सकते हैं। कैसे, इस समीकरण को लिख सकते हैं जैसे z/3 + 3 बराबर 30। एक तो ये आप लोग ऐसे कर दोगे तो भी सही है। दूसरा नीचे लघुत्तम लेके हल करेंगे तो कैसे आएगा, z + 9 बराबर कितना आएगा 90। लघुत्तम लेके हल करोगे तो ये निकलेगा। लेकिन आप लोग ये भी कर दोगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो कथन को क्या बनाना है, यहाँ पे समीकरण बनाना है। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा इतना ही था जो पूरा हो गया। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। देखो जो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है उसके अंदर क्या दे रखा, हमें समीकरण दे रखे। पहले तो क्या कर रहे थे, प्रश्न नंबर 4 में हम लोगों ने जो कथन दे रखे थे उनको समीकरण में बदला था। अब जो ये प्रश्न नंबर 5 दे रखा है वहाँ पे समीकरण दे रखे हैं और उनको किस में बदलना है, कथन में बदलना है। तो देखो कथन में बदलना ये भी एकदम आसान है। यदि आपको हिंदी लिखना आता तो आप लोग इनको आराम से हल कर दे, और 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तो हिंदी तो आराम से लिखते होगे। p + 4 बराबर क्या है 15। इसको क्या लिख सकते हैं, p में, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ p में 4 जोड़ने पर, p में 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। देखो ये भी लिख सकते हैं, p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ये इसके साथ आप लोग जैसे ये तो अपनी भाषा में हो गया, और किताब के भाषा में लिखेगा तो 4 और p का योग 15 होता है। तो देखो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ m में से m में 7 घटाने पर, m में 7 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होगा। या तो 3 प्राप्त होगा, या m में 7 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 3 के बराबर होगी। कुछ भी लिख सकते हैं। m का 2 गुना, ये देखो 2 से गुना हो रहा है तो m का 2 गुना 7 होता है। m का 2 गुना 7 होगा, यानी m का 2 गुना कितना होगा 7 होगा। m का 5वां भाग 3 के बराबर है। m का 5वां भाग, m का 5वां भाग किसके बराबर है 3 के बराबर है, 3 के बराबर। m का 5वां भाग किसके बराबर है 3 के बराबर है। देखो इसमें देखो कुछ अलग है, 3m/5 दे रखा है बराबर 6 दे रखा है। तो देखो यदि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज में बना सकते हो। देखो मैं बना रहा हूँ, देखो m का 3 गुणा, m के 3 गुने
m का 3 गुना मतलब m को 3 से गुना, m के 3 गुने का 5वां भाग, 5वां, देखो मैं बना रहा हूँ, m के 3 गुने का 5वां भाग, m के 3 गुने का 5वां भाग किसके बराबर होगा? 6 के बराबर, 6 के बराबर है। m के 3 गुने का 5वां भाग 6 के बराबर है। देखो यहाँ पे देखो ये समीकरण बड़ा आ रहा है, पहले तो सिंगल में लिखा, आप देखो थोड़ा बड़ा, देखो p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p के 3 गुने में, यानी p का 3 गुना हो गया में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा। अब देखो p के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होगा। p के 4 गुने में कितना घटाना है? 2 घटाने पर, p के 4 गुने में 2 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होगा। ये देखो, इसके बाद p के आधे, यहाँ पे देखो 2 का भाग लग रहा है p में, तो यहाँ ऐसे लिख दो p का आधा, यानी p का आधा कितना होगा? p के आधे में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। p के आधे में 2 जोड़ने पर, p के आधे में कितना? 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। तो इनको आप लोग अपनी लैंग्वेज में आराम से बना सकते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 पूरा होगा। देखो जो प्रश्न नंबर 6 है उनमें देखो प्रश्न नंबर 4 हमने किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है जो आपको प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्थितियों का समीकरण बनाना में। देखो पहली स्थिति, यहाँ पे 4 प्रश्न दे रखे हैं, तो पहली स्थिति का देखते हैं। यहाँ पे इरफान कहता है कि उसके पास परिमिति के पास जितने कंचे हैं, यानी इरफान कहता है उसके पास परिमिति के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक है। तो इरफान के पास है 30 कंचे हैं, तो परिमित के कंचों की संख्या m लीजिए। देखो परिमित के कंचों की संख्या माना, देखो क्या है? परिमित के जो कंचे दे रखे हैं, कंचों की संख्या, परिमित के कंचों की संख्या क्या है? m है। यह आपकी किताब में दे रखा है। देखो इरफान कहता है उसके पास परिमित के पास जितने भी कंचे हैं, परिमित के पास कितने कंचे हैं? m कंचे हैं, उनके 5 गुने से, यानी m का कितना गुणा करना है? 5। m का 5 गुणा कर लिया। परिमित के पास जितने भी कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। 5 गुणे से कितना अधिक कंचे हैं? 7 कंचे। तो इरफान के पास कितने कंचे हुए? 37 कंचे। तो ये समीकरण बन गया अपना। तो अपने को कुछ नहीं करना है, जो मतलब किताब में बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही बना दो तो हमारा समीकरण बन जाएगा। इसके बाद देखो इसी प्रकार ये दूसरा बिल्कुल ऐसा ही है। लक्ष्मी के पिता की आयु 19 वर्ष है, 49 वर्ष है, सॉरी। लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष। उसकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखो लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी की आयु कितनी है? y है। किताब में दे रखा है वो ही ले लीजिए। लक्ष्मी की आयु क्या है? y है। क्या दे रखा है? लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी y के 3 गुना, यानी 3y में यदि मैं 4 जोड़ूँ, यानी 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 4 जोड़ूँ तो क्या आएगा? यहाँ पे 49 आएगा। ये समीकरण बन गया अपना। उसी पर जैसे प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। अध्यापिका कहती है उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 प्राप्त किए, अधिकतम अंक 87 है। तो न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। देखो वही लीजिए, न्यूनतम अंक बराबर L। न्यूनतम अंक L ले लिया हमने। अब देखो क्या कर रही है दीपिका, कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना
न्यूनतम अंक का क्या है, दुगुना। इसका दुगुना कितना हुआ, 12, यानी 2 से गुणा कर दिया, दुगुना हो गया। धन 7, धन का मतलब क्या होता है, +7, दुगुने से 7 अधिक प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो बराबर कितना आएगा, 87। ये देखो ये सोल्यूशन हो गया। उसके बाद ऐसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रश्न नंबर 4 को भी। यहाँ पे देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का, शीर्ष कोण है यानी ऊपर वाला कोण होता है। देखो यहाँ पे त्रिभुज का चित्र बना देता हूँ, ये शीर्ष कोण होता है और ये होता है नीचे मतलब आधार कोण। प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री, याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखो प्रत्येक आधार कोण कितना है, 20 डिग्री। एक समद्विबाहु, देखो एक समद्विबाहु क्या होता है, त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का क्या है, दुगुना है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे बी आधार कोण, यानी आधार कोण ये देखो, एक तो आधार कोण ये है और एक ये है, तो इसका मान क्या दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, इसका मान बी दे रखा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये जो प्रत्येक आधार कोण है उसका दुगुना ये कोण है, मतलब ऊपर वाला कोण है जो कितना कोण है, दुगुना है। तो अब देखो इसको अलग करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है ना, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो प्रश्न पढ़ते हैं। शीर्ष कोण में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का क्या है, दुगुना है। तो देखो इसमें आधार कोण कितना है, बी है, तो ये कितना होगा, 2b होगा। आधार कोण b है तो 2b होगा। तो ऊपर वाला कोण कितना हुआ, 2b, ये तो 2b हो गया, ऊपर वाला 2b हो गया। और नीचे वाला कोण एक b है और ये भी b है, तो ये भी b और फिर b बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आ गया। उसके बाद कितने b हो गए, 2b, 3b और 4b, 4b बराबर कितना, 180 डिग्री। ये समीकरण बन गया। बस ऐसे ही आपको समीकरण बनाना है। तो हमारे जो प्रश्नावली जो सरल समीकरण आज स्टार्ट की थी कक्षा 7 में 4.1 वो कंप्लीट होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करना, अपने साथ मतलब सहपाठियों को जोड़े रखना हमारे चैनल से, तो आपको ऐसे क्लास मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।